आज हम लोग बात करने जा रहे हैं देश में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है। कुछ राज्यों के, कुछ विशेष राज्यों की बात करेंगे क्योंकि क्रिसमस का त्योहार सामने खड़ा हुआ है। एक तरफ मस्जिदों का जाल, दूसरी तरफ क्रिसमस के त्योहार को लेकर देश में बवाल। एक बात ये सामने आई कि रेवंत रेड्डी ने ये स्टेटमेंट दिया और रेवंत रेड्डी ने ये कहा, मतलब हाँ, मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने ये बात स्टेटमेंट देकर कहा कि भाई देखो, सोनिया गांधी को इसका क्रेडिट जाना चाहिए और देश में क्रिसमस का या प्रदेश में क्रिसमस का जो त्योहार आप खुले रूप से मना पा रहे हैं, उसके पीछे सोनिया माता है। आपको साधुवाद, उनको धन्यवाद कहना चाहिए। इसने इस स्टेटमेंट ने रेवंत रेड्डी के, वो पॉलिटिक्स जो हो रही है उसको छोड़ दीजिए, इस स्टेटमेंट ने रेवंत रेड्डी के ये बात बिल्कुल साफ कर दी कि हमारे देश के अंदर जो ये ईसाइयत मिशनरीज का काम है उसको लेकर सोनिया गांधी, जिस समय, सोनिया गांधी से मतलब है मनमोहन सिंह जी की सरकार जिस समय देश में काम कर रही थी, उस समय खूब खेल खेला गया। कन्वर्जन का काम, मिशनरियों का काम और ईसाइयत को बढ़ाने का काम, ये रेवंत रेड्डी का स्टेटमेंट अपने आप में कह रहा है। दूसरी एक बात केरला से आई और केरला में जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ वो ये हुआ कि केरला में प्राइवेट विद्यालयों ने क्रिसमस मनाने से मना कर दिया। कुछ बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए थे, उन्होंने मना कर दिया। अब आरोप ये लगा कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है और ये कहा गया कि भाई ये जो हो रहा है कि क्रिसमस का त्यौहार कुछ हिंदू विद्यालय नहीं मनाएंगे, हिंदू विद्यालयों के ना बनाने के पीछे की जो गणित है वो ये बताने की कोशिश की गई कि नहीं, ये इसलिए क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की धमकियां। हालांकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बयान आ गया है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर कोई विद्यालय अपने यहां क्रिसमस का त्यौहार नहीं बनाना चाहता है तो केरला सरकार को क्या समस्या है। केरला के एक मंत्री ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया और उस स्टेटमेंट में उसने साफ तौर पर कहा कि देश को कम्युनल आधार पर बांटा नहीं जाएगा। क्रिसमस का त्यौहार मनाने की परंपरा को कोई विद्यालय मना कर देता है तो वो कम्युनल आधार पर बांटना है। हिंदू त्योहारों को कितना मनाया जाता है केरला के स्कूलों में, ये वाली बात भी तो है। दिवाली कितनी मनाई जाती है, होली कितनी मनाई जाती है, रक्षाबंधन कितना मनाया जाएगा, बाकी के उत्सव कितने मनाए जाते हैं, ये तो एक बड़ा प्रश्न है कि केरल में कितना मनाया जाता है। लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि केरल का जो पुराना इतिहास है उसके तहत क्रिसमस, उसके तहत ईद, उसके तहत ओणम, ये हमारे यहां स्कूलों में मनाए जाते रहे हैं और इस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के द्वारा रोक देना, ये उनको बर्दाश्त नहीं है। राज्य को ऐसे टूटने नहीं दिया जाएगा, राज्य को ऐसे मिटने नहीं दिया जाएगा, राज्य को रिलीजन आधार पर बंटने नहीं दिया जाएगा। आप सोचकर देखिए कि मंदिरों का हाल जो केरला में है, जिसके लिए चीफ जस्टिस को भी स्टेटमेंट देना पड़ा था अभी पीछे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहना पड़ा था कि मंदिरों में सरकार का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए, मंदिर सरकार की बपौती नहीं है और सरकार मंदिरों का केवल मैनेजमेंट ऑब्जर्व कर सकती है, मंदिरों को गाइड नहीं कर सकती, मंदिरों के धन का पैसा भी नहीं लगा सकती। सुब्रमण्य, वो वहां के मंदिरों का हाल हमने सबने देखा भी, सबरीमाला मंदिर में 4 किलो से ज्यादा का सोना गायब हो गया। वो गायब करने वाले लोग भी वही थे जो सरकार के प्रतिनिधि थे, जो सरकार ने नियुक्त किए थे। वो कुछ नहीं दिख रहा है, ना तमिलनाडु को दिख रहा है, ना केरला को दिख रहा है। एक नया विवाद हिमाचल में आ गया। हिमाचल वाले विवाद को लेकर हमको सबको मालूम है कि वहां महिलाएं बड़े स्तर पर लड़ रही थी और महिलाएं इतने बड़े स्तर पर वहां पर लड़ रही थी कि महिलाओं ने, कुछ लोगों, वो वीडियो वायरल हुए थे जब लोग किसी मस्जिद में घुस रहे हैं तो महिलाओं ने कहा कि नहीं नहीं, इस मस्जिद में नमाज नहीं होती, हाई कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, लेकिन लोग कह रहे हैं हम तुमसे बात करना नहीं चाहते। तो महिलाएं वहां की कह रही तुम बात करना चाहते हो नहीं चाहते हो, हम भी तुमसे बात करना नहीं चाहते, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी हुई है तब से हिमाचल एक बड़े दौर से गुजर रहा है। तमाम तरह की मजारें, तमाम तरह की मस्जिदें, और यहां तक हिमाचल का डेटा आ गया है कि जिस प्रकार से डेमोग्राफी वहां पर चेंज हुई है, जिस प्रकार से वहां लैंड जिहाद के मामले बढ़कर सामने आए हैं, उस पर कहने के लिए तो ये किसी के लिए कोई भी कह सकता कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, इसके पीछे आरएसएस है, इसके पीछे विश्व हिंदू परिषद है। अगर विश्व हिंदू परिषद इसके पीछे है और विश्व हिंदू परिषद कह रही है कि राज्य की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो सकती है, क्यों चेंज कर सकते हो, राज्य में एक विशेष प्रकार का कानून है, उस कानून के होते हुए भी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो गलत क्या कह रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों से घुसे हुए लोग या तो उत्तराखंड में घुस गए और या फिर वो हिमाचल में घुस गए। पहाड़ी क्षेत्र में आखिर वो डेमोग्राफी चेंज कर क्यों रहे हैं? क्या सुविधाओं के लिए? क्या यहाँ खाने पीने की जुगाड़ नहीं है? या फिर यहाँ वहाँ करप्शन आसानी से हो जाता है? या फिर इसलिए क्योंकि ये राज्य जो है वो बॉर्डर एरिया है और बॉर्डर एरिया में कुछ नए तरह की तरंगें चल रही हैं, कुछ नए तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश हो रही, कुछ नए तरह के कारनामे करने की कोशिश हो रही। ये सारे प्रश्न इस समय हैं। अब क्या क्या वहां पर चल रहा है? एक तो डेमोग्राफी चेंज, हिमाचल की बात। मैं उस मस्जिद के विवाद पर भी आऊंगा जो हाईकोर्ट ने रोकी और आज उसका टूटना शुरू हो गया है और वो तोड़ी जा रही है। संजौली की मस्जिद हम सब जानते हैं, ये बड़ा विवाद था। इसके अतिरिक्त क्या क्या वहां चल रहा है? एक तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी चेंज का मामला यह है कि वहां आबादी बड़ी तेजी से मुसलमानों की बढ़ रही है। आखिर कौन बढ़ा रहा है, कैसे बढ़ा रहा है, वहां जमीनें वो कैसे ले लेते हैं, वहां रहने कैसे शुरू कर देते हैं, कौन है पीछे? ये शांतप्रिय राज्य, इन राज्यों में कौन है पीछे? वन भूमि पर सेब बागवानी का मामला सामने आया। अब उस पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। पंचायत का चुनाव सरकार नहीं करवाना चाह रही है। वहां पर इस समय पंचायत का चुनाव इसलिए नहीं करवाना चाहती, जहां तक मैं समझ पाया, क्योंकि कल ही अभी हमने महाराष्ट्र के चुनाव के मामले के देखे। क्या महायुति गठबंधन ने वहां कमाल किया है। केरला में भी अच्छी परफॉर्मेंस छोटे चुनावों में लोकल बॉडीज के चुनाव में हो रही। तो हिमाचल की सरकार इस समय सिर्फ एक बात को सिद्ध करना चाहती है, वो ये है कि सरकार वहां ठीक चल रही। हकीकत यह है कि अगर पंचायत का चुनाव तत्काल हो जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी निकाल कर सामने आ जाएगा कि सत्ता के पक्ष में लोग हैं या सत्ता के विरोध में हैं। इसलिए निकाय चुनाव को लेकर वो 2025 से 2026 खींचा गया। अब 2026 में भी क्या करेंगे पता नहीं। ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा वहां पर चल रहा है। मजार की राजनीति बड़े स्तर पर चल रही है। बिलासपुर वहां एक जगह है, बिलासपुर में मजार विवाद, बीजेपी विधायक हंसराज पर मुस्लिम युक्तों से जुड़ा केस सामने आया है। शिमला मेयर कार्यकाल बढ़ाने पर भी पीआईएल डाली गई। मतलब ये सब विषय वहां पर चल रहे हैं और ये बड़े विवाद वहां पर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में डेमोग्राफिक चेंज का मामला, जैसे मैंने कहा, बहुत बड़े स्तर पर है। हिमाचल प्रदेश की टोटल आबादी कितनी? 2011 के अगर हम उस पर जाते हैं तो 75 लाख लोग वहां पर रहते हैं, 75 साढ़े 75 लाख लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार 68 लाख लोग थे। अब ये 75 से 80 अब नई जो सामने आएगी वो पता लगेगा। इसमें मुस्लिम आबादी बड़ी तेजी से कैसे बढ़ गई, ये एक बड़ा प्रश्न सामने आ रहा है। डेमोग्राफी पर विवाद हो सकता है, लेकिन मुसलमान तो अपनी बात कहते हैं, भाई हम ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो क्या है। हिमाचल प्रदेश की आबादी लगातार नीचे जा रही। प्रमुख विवादों से जुड़ी जो बातें वहां पर हैं वो खास तौर से ये हैं कि संजौली मस्जिद में का हिस्सा क्यों गिराया जा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ था, संजौली मस्जिद को वहां की नगर महापालिका ने कहा यह अवैध है और ये बिना सैंक्शन के है। नगर महापालिका का एक ट्रिब्यूनल था, उसने भी डिसाइड कर दिया। उसके बाद लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचे, फिर हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने भी स्टे देने से मना कर दिया। अब जब हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया और ये चीजें सामने आ गई, फिर भी राज्य सरकार उस मस्जिद को लगातार बचाना चाहती थी। उस मस्जिद को बचाने के चक्कर में राज्य सरकार किसी भी हद तक जाने को तैयार थी और राज्य सरकार के संरक्षण में वो मस्जिद चल रही थी, वो मजारें चल रही थी, जिनको हाई कोर्ट भी कह चुका है कि अवैध हैं, इन पर ये नहीं हो रही। अब ऐसी पोजीशन में जब ये कह दिया गया कि ये अवैध मस्जिद है, तो 2 माले की मस्जिद बनी हुई थी, उस पर 3 माले इसी दौरान सरकार जो चल रही थी, इसी दौरान 3 माले और खड़े हो गए। आप सोचिए कि 2 माले की मस्जिद का मुकदमा चल रहा है कि ये अवैध है, और उसी दौरान जब स्टे हो गया और ये कह दिया कि ये अवैध है, उसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उसी दौरान वो मस्जिद पर 3 माले और बन गए। हाई कोर्ट ने तत्काल 3 माले गिराने का आदेश दे दिया, फिर भी राज्य सरकार उस पर कांप नहीं रही थी। जनता, खास तौर से इलाके की महिलाएं सामने निकल कर आई और उन्होंने वो हंगामा किया, लोगों को मस्जिद जाने से रोक दिया और कहा कि भाई जब मस्जिद है ही नहीं, सरकारी रिकॉर्ड नहीं कह रहा, हाई कोर्ट उस पर स्टे दे चुका है, तो राज्य सरकार, उन्होंने कहा राज्य सरकार से बात करो, पुलिस से बात करो। लोग कह रहे थे तो पुलिस से क्यों बात करें भाई, पुलिस तो हम जानते हैं कि राज्य सरकार किस स्तर पर काम कर रही है। ऐसी परिस्थितियों में ऊपर के 3 माले गिराने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। परिणाम यह निकला कि उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति वहां पर गया फल बेचने या कुछ दुकान लगाने, और वो इतनी बड़ी मस्जिद खड़ी कर देता है 5 माले की।
आखिर फल वाले के पास या जो फेरी लगाने वाला व्यक्ति है जिसने वहां एक कमरा किराए पर ले लिया हो, वहां उसके पास पैसे आए कहां से? कौन सा ऐसा उसके हाथ में खजाना लग गया जिसकी वजह से वो इतनी बड़ी मस्जिद बनाने में सफल हो गया? लेकिन हाई कोर्ट ने मस्जिद गिराने का आदेश दे दिया। राज्य सरकार दबाव में आना स्वाभाविक था क्योंकि जनता उतर आई, महिलाएं सामने से प्रदर्शन कर रही थी, लोगों को जाने नहीं दे रही थी। और ये मामला शुरू होता है 2024 में, जब एक व्यापारी की, वहां के लोकल व्यापारी की मस्जिद से जुड़े हुए लोगों ने हत्या कर दी। और हत्या इसलिए कर दी क्योंकि मस्जिद का प्रभुत्व वहां स्थापित करना था, गुंडागर्दी स्थापित करनी थी, कोई बोले ना, क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे थे, बोले ना, इसलिए व्यापारी की हत्या हो गई, बड़ा बवाल हो गया। इसके बाद मस्जिद को यह लगा था कि जब एक व्यक्ति की हत्या हो गई, बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे बांग्लादेश में हिंदू की हत्या कर दी गई ताकि ये चुप हो जाए, तो जब हत्या कर दी गई तो ऐसी परिस्थिति में जब हत्या हो गई तो हिंदू चुप हो जाएंगे। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोगों को सल्यूट करना चाहिए कि उन्होंने कहा अवैध मतलब अवैध है, सरकार नहीं रोकना चाहती तो हम रोकेंगे। अब सरकार को लेकर आओ और उनको कहो कि वो तुम्हें मस्जिद में प्रवेश करवाएं, वो तुम्हारी मस्जिद में नमाज पढ़वाएं, सरकार कहे आके। अब सरकार, इतनी हिम्मत किसी सरकार में नहीं होती कि वो विरोध के स्वर को इस लेवल पर ले जाएं जहां पर 98% आबादी हिंदुओं की हो और हिंदू रोड पर आ गए हों, हिंदू पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हों, बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए। राज्य सरकार के कान में जू नहीं रेखा। जब बहुत बड़ा प्रेशर आया और हाईकोर्ट का आदेश था ही, तो अब ऊपर के 3 माले तोड़ने शुरू कर दिए हैं। संजौली मस्जिद में 3 माले अब टूटने शुरू हो गए हैं। अभी वो टूट पाएंगे कि नहीं टूट पाएंगे ये तो भविष्य बताएगा। वो सरकार का कितना सहयोग लेंगे और सरकार कितनी इन्वॉल्व हो जाएगी ये तो भविष्य बताएगा। ऊपर के 3 माले अवैध पूरी मस्जिद का मामला है। ऊपर के 3 माले तो उस समय बन गए जिस समय लिस्टमेंडेंस था मामला, यानी कि मामला कोर्ट में था, उस समय 3 माले बने, इसलिए यह विवाद का विषय है। तो 3 माले तो गिराने का हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था। अभी 2 माले जो बने हुए हैं, वहां जहां एक भी मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान कुछ बाहर से आकर वहां कमरा किराए पर लेकर रहते हैं और इतना विशाल धन, इतना बड़ी बड़ी मतलब कलेक्शन कर लेते हैं कि मस्जिद यूं खड़ी होनी शुरू हो गई। तो सवाल तो सरकार पर उठता है कि सरकार आखिर कर क्या रही थी? तो फिर उस क्षेत्र में ये जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, ये भी मुकदमा भी हाई कोर्ट में है। इसकी ओनरशिप को लेकर मुकदमा है, परमिशन को लेकर मुकदमा है, धन की उगाही को लेकर मुकदमा है, और ये सारे जो विषय चल सकते हैं वो सारे विषय इस समय चल रहे हैं। मैं तो हिमाचल के लोगों को साधुवाद कहूंगा कि वो इस विषय पर सामने निकलकर आए और उन्होंने उस लेवल पर वहां पर काम करना शुरू किया कि प्रदेश उनका है, धरती उनकी है, देवभूमि एक संगठन उन्होंने बनाया, वो देवभूमि उनकी अपनी भूमि है। क्योंकि इस भूमि में समस्या, जम्मू कश्मीर की समस्या हम देख रहे हैं, तमिलनाडु की समस्या हम देख रहे हैं, केरला में समस्या देख रहे हैं, तेलंगाना में समस्या देख रहे हैं, आंध्रा में समस्या देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी समस्या देख रहे हैं, और हम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में भी समस्याएं देख रहे हैं। ये समस्याएं जो राज्य फेस कर रहे हैं, ये उनका दर्द तो है, लेकिन बाकी लोगों को ये समझ नहीं आता। लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा पहला प्रदेश बना जहां पर लोगों को यह बात समझ आ गई कि डेमोग्राफी चेंज का मतलब है बंगाल बनाना, डेमोग्राफी चेंज का मतलब है कि केरला बनाना, डेमोग्राफी चेंज का मतलब है तमिलनाडु बनाना, और अभी से सजग हो जाना चाहिए। हाई कोर्ट के आदेश का पालन करवाने के लिए वो अभी से एक्टिव हो गए। हालांकि ये बताया जा रहा है कि मस्जिद तो 1915 में थी, 1915 से मतलब पार्टीशन से पहले थी, और पार्टीशन से पहले थी तो फिर पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए। अब ये लोग वहां जाकर कह रहे हैं कि साहब ये तो पार्टीशन से पहले की मस्जिद है, 1915 की मस्जिद है, ये तो मस्जिद हमारे पास डॉक्यूमेंट है 1915। मैं पूछता हूं, जो लोग पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान जाने के बाद 75 साल तक वहां कुछ नहीं हुआ, तो अब अचानक वहां मस्जिद बनाने का, मस्जिद को संवारने का मतलब क्या है? क्या ये जमीनें भारत सरकार की नहीं है? क्या इसका ओनर भारत सरकार नहीं है? ये बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने इस समय आ गए हैं, और मुझे लगता है इन प्रश्नों के जवाब ढूंढना ही प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि क्या हिमाचल प्रदेश बनने के बाद या पाकिस्तान बनने के बाद अभी भी जो लोग पाकिस्तान चले गए, उनकी सार्वजनिक संपत्तियां जो भारत सरकार लीगली हो गई, उसको पुनः वक्फ बनाकर या बाकी चीजें करके जीवंत करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो पाकिस्तान जो हमारा 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन लेकर बना, वो उसमें हम ठग गए थे। पाकिस्तान भी बन गया और हिंदुस्तान में भी जो मुसलमानों की जमीनें थी, जो मुसलमान की सार्वजनिक जमीनें थी, वो जमीनें अब जीवंत रहेंगी। ये प्रश्न पूरे देश से है, ये प्रश्न पूरे
देश से है और पूरे देश को इसका जवाब देना चाहिए।